जय हिंद साथियों, मैं प्रमोद कुमार पांडे बायोलॉजी का फैकल्टी स्वागत करता हूं आपका श्योर 60 गुरुकुल के नए प्लेटफॉर्म डिफेंस गुरुकुल एकेडमी पर। हमने आपको अभी तक सिलेबस के बारे में बताया था। हमने आपको यह भी कहा था कि एक एक करके हम सारे चैप्टर को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, जिससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है और जिससे कम भी आपको नहीं पढ़ना है। आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे हमारे साथ आप टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। इस जो पीपीटी है इसको हम आप टेलीग्राम पर भी शेयर कर देंगे, तो आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है। सारे चीजों को आप वहां पर आपको मिल जाएगा, आप आसानी से उसको देख सकते हैं। अभी सिर्फ और आपका सिर्फ काम रहेगा कि इसको ध्यान से पढ़ना और समझना, और साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यानी अगर आपको सक्सेस पाना है तो आप हमारे साथ जुड़िए और डेफिनेटली हम आपको सक्सेस दिलाएंगे, हर हाल में सक्सेस दिलाएंगे। बस आपको क्या करना है, ठीक से जुड़ करके हमारे साथ रेगुलर क्लासेस लेना है, अटेंड करना है रेगुलर क्लासेस को। और किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमको पूछें। किसी भी तरह का वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। हम वो वीडियो को अब जल्द ही आपके साथ लाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले बात करते हैं सेल के बारे में। तो सबसे पहले आता है डेफिनेशन, सेल क्या होता है। तो सबसे पहले यहां पर एक बात आती है, सेल जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। क्या होता है? स्ट्रक्चरल और इसके साथ साथ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यहां पर सबसे पहले दो शब्द आ रहे हैं। पहला शब्द क्या आ रहा है बेटा? स्ट्रक्चरल यूनिट। दूसरा क्या है? फंक्शनल यूनिट। यानी स्ट्रक्चरल भी है और फंक्शनल भी है। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म को देख लो, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल हो, या वो कोई छोटा सा माइक्रोब्स है, सभी का जो शरीर होता है उसका जो स्ट्रक्चर है वो सेल से मिलकर बना है। इसलिए इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। पहली बात। दूसरी बात क्या कहते हैं? फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी किसी ऑर्गेनिज्म में जो फंक्शन, जो भी उसकी फिजियोलॉजी होती है, जो भी कार्य उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी द्वारा होता है, जनरली वह कार्य एक सेल के द्वारा भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम ग्रो करते हैं, सेल में भी ग्रोथ होता है। हम रिप्रोड्यूस करते हैं, सेल भी डिवाइड करता है। हम जो है एक्सक्रीट करते हैं, सेल भी वेस्ट मटेरियल को अपने बॉडी से बाहर निकालता है। हम न्यूट्रिशन करते हैं, सेल को भी जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो सेल तक एसिमिलेट होता है। यानी इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ द सेल के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? डिस्कवरी ऑफ द सेल के बारे में। तो सबसे पहले बात आती है, सबसे पहले 1665 में एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, इन्होंने अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप, बहुत ही सिंपल तरह का माइक्रोस्कोप इन्होंने डेवलप किया था। सबसे पहले इन्होंने ही माइक्रोस्कोप डेवलप किया, और उस माइक्रोस्कोप से जब इन्होंने थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क प्लांट, कॉर्क प्लांट जिसका साइंटिफिक नेम की जरूरत आपको नहीं है, वैसे मैं आपको बता दे रहा हूं, क्यूरकस यूबर नाम है उस प्लांट का, साइंटिफिक नेम। उसका थिन स्लाइस लिया, थिन स्लाइस, और उस थिन स्लाइस को लेकर के जब इन्होंने देखा तो उसमें इन्होंने देखा कि क्या मिला उनको? सेल दिखा। बट वो सेल जो है कैसे दिखा? वो उनके दिखा हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। उनको देखने में कैसा लगा? हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, यानी जैसा कि मधुमक्खी होता है, मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं, उस तरह के बॉक्सेस, एम्प्टी बॉक्सेस दिखे। तो उसी का जो है वो नाम दिया सेल। सेल जो वर्ड है लैटिन भाषा के सेलुला वर्ड से लिया गया है। किससे लिया गया है? सेलुला वर्ड। सेलुला जो वर्ड है वो लैटिन भाषा का वर्ड है। ये क्या है? लैटिन भाषा है, लैटिन लैंग्वेज। इसका मतलब होता है लिटिल रूम। तो ये भी क्वेश्चंस आ सकते हैं इससे भी, लिटिल रूम, उससे लिया गया है। बट अब यहां पर दिक्कत ये हुई कि जो सेल इन्होंने डिस्कवर किया वो सेल एक्चुअली लिविंग सेल नहीं था। क्यों?
क्योंकि उसके अंदर का जो सारा प्रोटोप्लाज्म था वो पूरी तरह से ड्राई हो चुका था, केवल सेल वॉल का बना हुआ कंपार्टमेंट्स था, यानी वो सेल क्या था, डेड सेल था। तो अब क्वेश्चन उठता है कि अगर उन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की तो लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की? तो आता है यहां पर बात, लिविंग सेल की जो डिस्कवरी की थी उसका नाम था एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले 1674 में लिविंग सेल को एक पॉन्ड वाटर से डिस्कवर किया था। तो सबसे पहला लिविंग सेल आपसे पूछा जाए कौन डिस्कवर किया, तो आंसर कौन सा आएगा, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। तो ये दोनों ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो किसने खोजा 1665 में, रॉबर्ट हुक ने खोजा। दूसरा किससे खोजा, तो कॉर्क प्लांट से खोजा। फिर तीसरी बात, जो स्ट्रक्चर दिखने में कैसा था, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर था। चौथी बात कि जो लिविंग सेल की डिस्कवरी सबसे पहले किसने किया, क्योंकि उन्होंने जो डिस्कवरी किया था सेल की वो क्या था, डेड सेल था। तो बात ये आती है कि लिविंग सेल आखिर किसने खोजा सबसे पहले, तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने खोजा। इसके अलावा अगर बात करें तो रॉबर्ट हुक ने जो अपना ये डिस्कवरी था उसको एक बुक में पब्लिश कराया था। उस बुक का नाम भी कभी कभी पूछा जाता है, तो उसको भी हम यहां पर इंडिकेट करते हैं, उसको भी आप ध्यान से उसको समझ लीजिएगा। तो बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया ये बुक का नाम है। इस बुक को जो है, इस बुक में उन्होंने सबसे पहले मेंशन किया था, किसके बारे में मेंशन किया था, सेल के बारे में मेंशन किया था। अब हम बात करते हैं सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी ऑर्गेनिज्म की एक बेसिक यूनिट है। जितना भी फंक्शन, जितना भी स्ट्रक्चर जो भी है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो किससे मिलकर बना है, सेल से मिलकर बना है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगर अब हम आगे इसमें बताएं आपको, तो एक तो हमने बताया कि माइक्रोग्राफिया के बारे में, मतलब हमने रॉबर्ट हुक के डेड सेल की डिस्कवरी, लिविंग सेल की डिस्कवरी कहां पर उसका पब्लिश किया गया था, तो माइक्रोग्राफिया जो उनकी बुक थी उसके बारे में बताया। फिर इसके बाद हमने बताया इसका नाम क्या दिया गया वो भी। अब हम बात करते हैं सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हमने क्यों कहा, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले उसके जब डेफिनेशन हमने आपको बताया था उसी समय हमने बताया था कि ये क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट है। क्या है बेटा, स्ट्रक्चरल यूनिट है। दूसरा क्या है, ये फंक्शनल यूनिट है। क्या है, फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल यूनिट है और साथ में उसके फंक्शनल यूनिट है, इसलिए इसको हम बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हम बात करते हैं सेल के डिस्कवरी के बाद सेल के बारे में थ्योरी देने की बात आई, तो कई साइंटिस्ट ने अपना अपना मत दिया। सबसे पहले साइंटिस्ट बने स्लाइडेन एंड स्वान। ये दो साइंटिस्ट थे, स्लाइडेन, दूसरा साइंटिस्ट का नाम था एंड स्वान। ठीक है, अब यहां पर आपको ध्यान है कि इसका पूरा नाम है मैथियस स्लाइडेन और इसका नाम है थियोडोर स्वान, बट आपको स्लाइडेन स्वान से ही काम चल जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि स्लाइडेन स्वान ना लिखकर केवल मैथियस और थियोडोर रखें। ठीक है, इसलिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है स्लाइडेन एंड स्वान। हमने आपको बताया था आपको उतना ही प्रिपेयर कराएंगे जितना आपकी जरूरत है। तो अब आते हैं स्लाइडेन एंड स्वान ने क्या किया था। स्लाइडेन एक बॉटनिस्ट और स्वान थे एक जूलॉजिस्ट। अब देखिए इसको भी याद करने का एक छोटा सा ट्रिक हमने बनाया है। कैसे आपको पता चलेगा कौन जूलॉजिस्ट थे कौन बॉटनिस्ट थे। तो देखिए स्वान का मतलब होता है हंस। हंस जो है क्या है, एनिमल है, तो हम स्वान को क्या मानेंगे, जूलॉजिस्ट। और स्लाइडिन जो है जो दूसरे हो जाएंगे हम ऑटोमेटिकली ये जान लेंगे कि वो क्या थे, बॉटनिस्ट थे। तो स्लाइडिन और स्वान के बारे में हमने बताया। तो स्लाइडिन क्या थे, जूलॉजिस्ट बॉटनिस्ट थे, और स्वान क्या थे, जूलॉजिस्ट थे। तो स्लाइडिन ने क्या किया, कई सारे प्लांट्स का स्लाइड बनाकर उनके अलग अलग पार्ट्स का देखा, तो उन्होंने देखा कि सभी पार्ट्स में उनको सेल नजर आया। ठीक इसी तरह से क्या किया, स्वान ने बहुत सारे एनिमल्स को देखा, एनिमल्स के पार्ट को देखा, उनको सभी में क्या निकला दिखा, सेल दिखा। तो दोनों ने मिल करके सेल थ्योरी का एक स्टेटमेंट दिया,
और वो स्टेटमेंट क्या था, ऑल द organisms are made up of cells and its product यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल और उसके द्वारा बने हुए प्रोडक्ट से मिलकर के बने होते हैं। इन दोनों ने एक कंप्लीट स्टेटमेंट दिया, क्योंकि स्लाइडेन ने बहुत सारे प्लांट्स को ऑब्जर्व किया और सारे प्लांट्स में उनको सेल नजर आया, ठीक उसी तरह से स्वान ने बहुत सारे प्लांट्स को ऑब्जर्व किया और सारे प्लांट्स में उनको भी सेल नजर आया, एनिमल्स में उनको सेल नजर आया। तो उन्होंने क्या किया, ऑल द एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल, इन्होंने ऑल द प्लांट्स, दोनों ने मिलकर कंबाइंड स्टेटमेंट दिया कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। बट यहां पर एक प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम ये आई कि जब इनसे पूछा गया कि ये सेल बने कैसे हैं, तो ये बता नहीं पाए, इनमें मतलब ये ठीक से बता नहीं पाए कि सेल कैसे बनते हैं। तो फिर आया एक नए साइंटिस्ट जिसका नाम था विर्को, नए साइंटिस्ट का नाम था रुडोल्फ विर्को, हम शॉर्ट में इसको विर्को लिखते हैं, ठीक है, विर्को लिखना सफिशिएंट है। इन्होंने क्या किया, रुडोल्फ विर्को ने क्या बताया कि इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, लैटिन भाषा का स्टेटमेंट था, उसका वो स्टेटमेंट था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब है, इंग्लिश में इसका मतलब होता है कि ऑल द सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ऑल सेल्स arises from pre-existing cells, existing cells। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आपने बताया सेल थ्योरी, अब सेल थ्योरी में दो स्टेटमेंट बन गया, टोटल कितना बना, पहला ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट, ये पहला स्टेटमेंट बना। दूसरा स्टेटमेंट क्या बना, ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो अगर आपसे पूछा जाए सेल थ्योरी किसने दिया, तो आपको दो नाम देना है, स्लाइडेन एंड स्वान ने। अगर आपसे पूछा जाए कि सेल थ्योरी को किसने आगे बढ़ाया या उसमें उसमें जो है एक नया स्टेटमेंट किसने ऐड किया या उसको 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 मॉडर्न किसने बनाया, उसमें और भी पॉइंट किसने ऐड किया, तो आप उसमें क्या नाम दोगे, विर्को, रुडोल्फ विर्को पूरा नाम है, विर्को लिखने से ही काम आपका चल जाएगा, क्योंकि विर्को से ही आपको कभी भी देता है जब भी, तो आर विर्को, रुडोल्फ विर्को, लेकिन लास्ट में जो टाइटल है विर्को रहेगा। अब हम बात करते हैं सेल शेप एंड साइज की। तो सब शेप क्या है, शेप जो है अलग अलग तरह के शेप अलग अलग सेल्स में पाए जाते हैं, जैसा कि सेल जो है कॉलमनर हो सकता है, स्क्वाइडल हो सकता है, ओवल, स्फेरिकल, इर्रेगुलर शेप, या फिर अमीबॉयडल शेप भी हो सकता है। ये सेल का शेप हो सकता है। अब इसमें कुछ हम एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे एपिथेलियल सेल्स वो लंबे पिलर लाइक हो सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स, तो कॉलमनर भी हो सकते हैं। कुछ सेल्स फ्लैट हो सकते हैं, डिस्क शेप हो सकते हैं, जैसे आपका एग है, जो फीमेल्स ह्यूमन बींग्स में जो फीमेल्स एग बनते हैं, या बहुत सारे जो एग आपने देखता है वो ओवल शेप होते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया बहुत सारे ऐसे हैं जो स्फेरिकल होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें बोन सेल का, बोन सेल्स जो होते हैं वो इरेगुलर शेप होते हैं। अमीबॉयडल शेप क्या होता है, अमीबॉयडल का मतलब होता है कि ऐसा शेप जो फिक्स ना हो, जो अपने शेप को चेंज कर सकता है, जैसे अमीबा होता है वो अपने शेप को चेंज करता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड, जैसे उनको मूव करना है तो वो स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है और उसको बाद में बिगाड़ भी सकता है, तो इसलिए उसका शेप जो है वो चेंज होता रहता है। तो इसीलिए हमने बताया अमीबॉयडल शेप, जैसे इसमें डब्ल्यूबीसी जो ह्यूमन बीइंग की होती है वो अमीबॉयडल शेप आपको नजर आती है। अब हम बात करते हैं साइज ऑफ द सेल, साइज क्या हो सकती है, तो साइज जो रेंज करता है वो 1 माइक्रोमीटर से लेकर के लगभग 100 माइक्रोमीटर
मोस्ट ऑफ द सेल्स जो आप देखते मतलब जो हम ऑब्जर्व करते हैं, जो मोस्ट ऑफ द सेल्स होते हैं वो 1 माइक्रोमीटर से लेकर के 100 माइक्रोमीटर के बीच में होते हैं। अगर इसमें बात करें प्रोकैरियोटिक सेल का, तो प्रोकैरियोटिक सेल की साइज कम होती है, लगभग 0.5 माइक्रोमीटर टू 5 माइक्रोमीटर, या हम कह सकते हैं 10 माइक्रोमीटर तक। और जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उससे बड़े होते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ पॉइंट्स और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में। हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल एंड लॉन्गेस्ट सेल की बात। सबसे पहला हम बात करते हैं यहां पर स्मॉलेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल कौन सा सेल स्मॉलेस्ट होता है? पीपीएलओ, इसको हम बोलते हैं पीपीएलओ। फुल फॉर्म लिख देते हैं, प्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। पीपीएलओ इसका एक दूसरा नाम भी है, तो कभी कभी पीपीएलओ के नाम से पूछा जा सकता है, ऑप्शन में पीपीएलओ दिया रहेगा, या फिर ऑप्शन में माइकोप्लाज्मा दिया हुआ है, तो माइकोप्लाज्मा भी इसी को हम कहते हैं, माइकोप्लाज्मा सेम नाम है। दूसरी अगर हम बात करें तो आता है लॉन्गेस्ट सेल। लॉन्गेस्ट सेल जो होता है वो होता है नर्व सेल्स, जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं। और लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल में कौन आता है? लार्जेस्ट सेल में आता है ऑस्ट्रिच एग, यानी शुतुरमुर्ग जो होता है, शुतुरमुर्ग उसका जो अंडा होता है, जो अंडे होते हैं वो एक सिंगल सेल्ड होते हैं, बाद में वो बार बार डिवाइड करके उसमें बहुत सारे सेल्स का फॉर्मेशन होते हैं। बट जो नए ले किए हुए अंडे होते हैं, नए अंडे जो उत्पन्न होते हैं, जो फीमेल्स देती हैं, उसमें जो अंडे निकलते हैं वो यूनिसेलुलर होता है, बाद में उसमें कई सेल्स बन जाते हैं। तो ऑस्ट्रिच का जो एग है वो भी एक सिंगल सेल है, और वो सबसे बड़ा जो है सेल होता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं कि लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग होता है। यहां पर आपको एक चीज समझना है, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में फर्क है। जैसे हमने कहते हैं रस्सी क्या है? लंबी है, तो वो लॉन्गेस्ट है। लार्जेस्ट का मतलब होता है बड़ा, जैसे हम कहते हैं कि पहाड़ जो है वो काफी बड़ा है, तो हम वहां पर बोलेंगे कि लार्ज है, राइट। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको समझ में रहना चाहिए, समझना चाहिए इस बात को कि दोनों में क्या डिफरेंस है, ताकि आपको पूछा जाए तो उसका आंसर आप दे सके। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। यानी अब दो तरह के सेल्स होते हैं, किसके आधार पर? न्यूक्लियस के आधार पर, कि न्यूक्लियस प्रॉपर डेवलप है या नहीं। न्यूक्लियस क्या है? प्रॉपर डेवलप है या नहीं, इस आधार पर दो तरह के सेल्स होते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। ध्यान से यहां समझिए, ये पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो हम आपको बताते हैं कि क्या बताते हैं हम आपको बताते हैं कि टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। तो दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स। टू टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा? पहला जो है वो क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल। क्या है बेटा? प्रोकैरियोटिक सेल्स। दूसरा जो टाइप है वो क्या है? यूकैरियोटिक सेल। सेल्स। अब हम इसको डिफरेंस के रूप में पूरा बता देंगे, क्योंकि उतना ही आपको रिक्वायरमेंट है, इसको डिटेल में आपको अलग से जानने की जरूरत नहीं है। एक पॉइंट डिफरेंस करते हुए हम दोनों चीजों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, दोनों ही टाइप के सेल्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहला हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये क्या होते हैं? स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल से स्मॉलर होते हैं, तो इसकी साइज कितनी हो सकती है? 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर लगभग 5 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। दूसरा, इसमें अगर हम बात करें इसकी साइज यूकैरियोटिक सेल के, तो ये लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल से क्या होता है? लार्जर होता है। दूसरी बात अगर हम बात करें, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है
उसका जो न्यूक्लियस होता है नॉट वेल डेवलप्ड, ठीक है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो इसमें नहीं पाया जाता है। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाएगा तो न्यूक्लियस वाले रीजन को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर वाला जो रीजन होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, यानी हम यहां पर लिख देते हैं न्यूक्लियर कंटेंट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, न्यूक्लियर कंटेंट को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। दूसरा इसको क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो पाया जाता। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, यानी सेल के अंदर कोई भी ऐसा सेल ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता है जो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ हो, यानी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ कोई भी सेल ऑर्गेनेल में क्या है, नहीं पाया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, यूकेरियोटिक सेल में क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। अब अगला डिफरेंस क्या है, अगला डिफरेंस क्या है, इसमें जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप का राइबोसोम होता है, 70S टाइप राइबोसोम, राइबोसोम इज प्रेजेंट। एक सेकंड साथ में ले लेते हैं, 70S टाइप राइबोसोम एंड सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए इज प्रेजेंट। इसमें क्या है, दूसरे वाले में 80S टाइप ऑफ राइबोसोम या 80S राइबोसोम बोल सकते हैं डायरेक्ट, राइबोसोम एंड लीनियर डीएनए, डीएनए इज प्रेजेंट। अब देखो यहां पर एक समझना है आपको, बात को क्या समझना है, कैसे आप लर्न करोगे 70S किस में होता है राइबोसोम और 80S राइबोसोम किस में होता है। अब आप देख के तो समझ गए होंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है वो क्या है, थोड़ा सा जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो उसमें दिक्कत ये है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो कम डेवलप्ड है। तो जब कम डेवलप्ड है प्रोकैरियोटिक सेल तो फिर क्या है, उसमें कम तरह का राइबोसोम, यानी हम ऐसे लर्न करने के लिए बता रहे हैं आपको, डेवलप कम है तो 70 कम है 80 से, तो 70S टाइप का राइबोसोम है। जो ज्यादा डेवलप है उसमें कैसा है, 80S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है, ज्यादा डेवलप है उसमें कैसा होता है, 80S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। दूसरी बात क्या है, डीएनए दो तरह का हो सकता है, एक तो डीएनए कैसे होगा, जो होगा सर्कुलर डीएनए, ऐसे होगा, सर्कुलर होगा, ठीक है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंड हो सकता है ऐसे, सर्कुलर डीएनए। तो एक तो इसको कहते हैं जो कि किस में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। और दूसरा टाइप का जो डीएनए होता है वो क्या होता है, लीनियर डीएनए, जैसा कि आपने बुक में देखा है अक्सर इस तरह का डीएनए लीनियर डीएनए होता है, ऐसे आपने देखा होगा बहुत सारे डायग्राम में वो लीनियर डीएनए। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें सर्कुलर डीएनए और यूकैरियोटिक सेल में जो है वो उसके साइटोप्लाज्म में उसके जो न्यूक्लियस के अंदर वो लीनियर डीएनए प्रेजेंट होता है। तो ये दो बातें हैं। इसके अलावा अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका एग्जाम्पल क्या है, ऑल द, ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल को हम यहां पर मेंशन करते हैं। इसका प्रोकैरियोटिक सेल का जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो सारे क्या होते हैं, वो सारे प्रोकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक सेल का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, इसका एग्जाम्पल है ऑल ऑर्गेनिजम्स
ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट बैक्टीरिया। अगर आपसे यहां पर पूछा जाए कि हम लोग का जो सेल है वो किस तरह का है, प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बताएंगे हम लोग यूकैरियोटिक हैं, क्योंकि बैक्टीरिया को छोड़कर बाकी जितने भी सेल होते हैं वो सारे कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक सेल होते हैं। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम देखिए ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर, देखिए उस आधार पर कि किस तरह के ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल है, उस आधार पर दो तरह के सेल होते हैं। एक तो होता है प्लांट सेल और दूसरा क्या होता है? एनिमल सेल। प्लांट सेल और दूसरा क्या होता है? एनिमल सेल होता है। अब यहां पर देखिए प्लांट सेल की हम बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? प्लांट सेल की बातें करते हैं। अब यहां पर ध्यान से देखिए, एक डायग्राम आपको हमने यहां पर अपने आपको बनाकर दिखाया है, बना हुआ है, वो किसका है? प्लांट सेल का डायग्राम है। और इसी डायग्राम के आधार पर हम यहां पर कुछ डिफरेंस रूप में जो चीजें अलग हैं उसको हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। बाकी यहां पर भी हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, इस पॉइंट को भी आपको समझा देंगे ताकि आपको ध्यान से समझ में आए। एक एक चीज हम आपको यहां पर समझाने वाले हैं, जो भी चीज आपके लिए रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट सेल में। तो सबसे पहली बात क्या आती है कि किस पे प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन प्लांट। प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स, सभी प्लांट्स में पाया जाता है, पहली बात। दूसरी बात हम अगर जाने प्लांट सेल के बारे में, तो इसमें क्या होता है? सेल वॉल इज प्रेजेंट। सेल वॉल इज प्रेजेंट कहां पर होता है? आउटसाइड, आउटसाइड टू दी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आउटसाइड टू प्लाज्मा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ इसमें क्या होता है? सेल वॉल प्रेजेंट होता है। तो आप यहां पर देखिए, ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर है, अब यहां पर हम लेबल करते चलते हैं साथ में। ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर है वो क्या है? वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। यहां पर ये जो ग्रीन कलर वाला स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं सेल वॉल। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहर की तरफ क्या है? सेल वॉल पाई जा रही है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ जो है सेल वॉल पाई जा रही है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसमें प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट। अब आप देखिए यहां पर ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, कई सारे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 दिए हैं तो 4 ही हैं, या 3 दिए होंगे तो 3 ही हैं। अगर बात करें तो कुछ सेल में तो एक होते हैं, जैसे जैसे आप एक क्लोरेला होता है, एक एल्गी का नाम है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है। तो कुछ सेल में 55 से 60 की संख्या में भी होते हैं। आपकी जो जो प्लांट की जो पत्तियां होती हैं उसमें होते हैं मीजोफिल सेल्स, जिसमें 55 से 60 क्लोरोप्लास्ट पर सेल हो सकते हैं, है ना। तो उसकी हम बात नहीं करते हैं। यहां पर हम इसको क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट इसमें पाया जाता है। अब देखो एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट जो है वो नहीं पाया जाता है। बाकी चीजें इसमें सभी होती हैं, हम उसको डायग्राम में ही एक्सप्लेन कर देंगे। जो डिफरेंस पॉइंट है वो हम आपको यहां पर बता रहे हैं, बाकी डिटेल में आगे भी हम इसके बारे में बात करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आता है। तो अब इसमें देखिए, इसमें जनरली जो प्लांट सेल में है होता है, जनरली उसमें क्या नहीं पाया जाता है? सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल्स बोलते हैं जनरली। सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट। तो इसमें सेंट्रियोल्स, जिसको हम सेंट्रोसोम भी कहते हैं, वो क्या होता है? एब्सेंट होता है। अगला आप इसमें देखने को मिल रहा है, ये जो स्ट्रक्चर दिखा रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये किसका स्ट्रक्चर है? ये है वैक्यूल। क्या है? वैक्यूल। लार्ज एम्प्टी स्पेस, जो सेल में जब कभी लार्ज एम्प्टी स्पेस बनता है तो उस स्पेस के अंदर कुछ फ्लूइड फिल्ड हो जाता है, कुछ लिक्विड भर जाता है, और उसको हम बोलते हैं वैक्यूल बोलते हैं। जैसे होता क्या है, क्यों बनता है, इसको जल्दी से बताते हैं आपको। जैसे प्लांट का सेल है, उसकी साइज बढ़ रही है, प्लांट के सेल की साइज बढ़ रही है,
उस रेशियो में उसका साइटोप्लाज्म उसके अंदर का कंटेंट नहीं बढ़ पाता है, तो एक स्पेस क्रिएट होता है और वो स्पेस भी एक मेम्ब्रेन से घिर जाता है जिसके अंदर सेल का जो लिक्विड पार्ट होता है वो चला जाता है और उसको जो लिक्विड पार्ट जो उसके अंदर चला जाता है उसको बोलते हैं सेल सैप और जो उसकी मेम्ब्रेन होती है वैक्यूल को उसको हम बोलते हैं क्या, टोनोप्लास्ट। तो ये दो भागों से मिलकर बनी है, एक तो उसका जो मेम्ब्रेन है उसको हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट, और दूसरे जो उसके अंदर का लिक्विड है उसको क्या बोलते हैं, सेल सैप। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे डिटेल में आपको। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसमें जो बाकी से डिफरेंट है वो क्या है, इसमें आपको ग्लाइऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम्स, स्फेरोसोम्स, स्फेरोसोम्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट। एक पॉइंट और इसमें जो डिफरेंस है उसके बारे में यहां पर बात कर रहे हैं। तो कभी कभी इसमें जो है लाइसोसोम भी एब्सेंट होता है, समटाइम्स, हमेशा नहीं, समटाइम्स लाइसोसोम आर एब्सेंट। रिजिड होता है क्योंकि सेल वॉल होता है जो उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। अब इसके बाकी के जो स्ट्रक्चर है उसको भी हम लेबल कर देते हैं यहां पर। इसके अंदर का जो ग्राउंड सब्सटेंसेस है उसको क्या बोलते हैं, उस ये जो ग्राउंड सब है जो इसको लिक्विड भरा हुआ है उसको हम बोलते हैं, यहां पर हम मेंशन करते हैं ग्राउंड वाले सब्सटेंसेस को साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसके बाद ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसकी संख्या कई सारी है इसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद यहां पर इसका नाम हम आपको बता ही चुके हैं। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसके बोलते हैं गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। ये आपको दिख रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पहला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरा ये यहां पर जो है इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बारे में भी हम बताएंगे कि उसको रफ बोलते हैं क्यों स्मूथ बोलते हैं, जब टॉपिक हम आपको एक्सप्लेन करेंगे तो वहां पर आपको बता देंगे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा इसमें यहां पर इसके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और कभी कभी और इसके अलावा साइटोप्लाज्म में भी ये देखिए पूरा यहां पर आपको दिख रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहां पर, और इसके अलावा साइटोप्लाज्म में भी राइबोसोम्स होते हैं। और राइबोसोम्स किस तरह के होंगे, एटीएस टाइप के होंगे, हमने आपको बताया था क्योंकि ये क्या है, यूकैरियोटिक सेल है तो इसमें एटीएस टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये वाला स्ट्रक्चर वो है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। तो ये एक पूरे प्लांट सेल के डायग्राम को हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इस डायग्राम को पूरा बताया है। जो डिफरेंस है प्लांट सेल एनिमल सेल का उसको हमने प्लांट सेल को अलग से यहां पर लिख दिया है। इसके बाद हम एनिमल सेल के बारे में ऐसे ही आपको बताने जा रहे हैं और फिर हम एक एक सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में आपको जितनी आवश्यकता है उतनी हम आपको बताएंगे। अब हम बात करते हैं एनिमल सेल के बारे में। तो देखिए सबसे पहली बात आपने वहां पर क्या देखा था, वहां पर देखा था कि जो प्लांट सेल है उसमें क्या होता था, सेल वॉल बाहर की तरफ थी। यहां पर देखिए सेल वॉल का स्ट्रक्चर आपको नहीं पाया जा रहा है। तो पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, सेल वॉल इज एब्सेंट, सेल वॉल इज एब्सेंट। सेल वॉल जो है इसमें नहीं पाया जा रहा है, यानी सेल वॉल इज एब्सेंट, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरी बात क्या है,
प्लास्टिड्स आर एब्सेंट। प्लास्टिड के टाइप्स भी आपको बताएंगे, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, जो कि ग्रीन कलर का प्लास्टिड है, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये सारे आपको जब हम प्लास्टिड्स बताएंगे तो वहां पर एक्सप्लेन करेंगे। तो प्लास्टिड्स इसमें जो है नहीं पाया जाता है। दूसरी बात, नेक्स्ट पॉइंट है क्या है, सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट। सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट। अगला क्या है, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट। फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बात करते हैं अगर, तो वैक्यूल्स आर आइदर एब्सेंट और स्मॉलर साइज। या तो एब्सेंट होंगे या तो साइज में ही क्या होंगे, स्मॉल होंगे। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो एनिमल सेल्स में आपको हाईलाइट करने थे प्लांट सेल से। इसके अलावा इसमें जो स्फेरोसोम, ग्राइऑक्सिसोम, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये सारी चीजें नहीं। आपने जैसे यहां पर देखा ना कि यहां पर लाइसोसोम एब्सेंट था, वहां पर प्रेजेंट है। ये सारे स्ट्रक्चर जो आपको दिखाया ये उसमें नहीं पाए जा रहे हैं। सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं, सेल वॉल और बाकी हमने बताया कि इसमें बताया कि प्लांट्स में पाए जाते हैं और ये किस में पाया जाता है, एनिमल्स में पाया जाता है। ठीक है, तो अब हम इसको लेबल करते हैं एनिमल सेल को। यहां पर डायग्राम देखिए, इसमें एक चीज और होता है, इसके इसके जो बाहर की जो सेल मेम्ब्रेन है, वो जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह रहे हैं, कभी कभी वो थोड़े से प्रोजेक्शंस फिंगर लाइक बना लेती है, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोविलाई। तो माइक्रोविलाई may be present, may be present। अब यहां पर देखिए हम इसको लेबल करने चल रहे हैं इस डायग्राम को फिर से। आप यहां से प्लांट सेल वाला के साथ साथ अब हम एनिमल सेल को लेबल करने जा रहे हैं। ये जो पार्ट है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद इसके अंदर का जो लिक्विड है, जो फ्लूइड है इसके अंदर का, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, जिसका मेन जो सब्सटेंस है वो क्या है, वाटर है। 70 से 90% या 80 से 90% वाटर होता है साइटोप्लाज्म। इसके बाद इसके अंदर यहां पर आपको दिख रहा है ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, गोल्जी बॉडी। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल्स या सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल्स। इसके बाद इसमें सेम वही, यहां पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये वाला पार्ट जिसमें राइबोसोम्स अटैच नहीं है उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वहां पर मैंने लिखा था पहले, फुल फॉर्म फुल कंप्लीट लिखा था। यहां पर देखिए, इसको यहां पर हम शॉर्ट में भी मेंशन कर देते हैं, दोबारा से वहां पर हम शॉर्ट में मेंशन करें ताकि आपको समझ में आए चीजें। इसके बाद ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे, इसलिए पूरा बाकी हम लेबलिंग नहीं कर रहे हैं। जब न्यूक्लियस पढ़ाएंगे तो वहां पर लेबलिंग करके आपको डिटेल में बताएंगे। इसके बाद ये जो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस। आपने इसको प्लांट सेल में भी देखा था न्यूक्लियोलस को। तो ये जो है एक एनिमल सेल जो है उसके डायग्राम का जो मेन स्ट्रक्चर्स है, जो मेन स्ट्रक्चर्स इसमें पाए जाते हैं, वो हमने आपको अभी बताया। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल। सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं, यानी जो सेल है उसका स्ट्रक्चर किन चीजों से मिलकर बना होता है, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात क्या आते हैं, सेल जो है वो सेल ऑर्गेनेल से मिलकर बना होता है। दो चीजें होती हैं, पहले तो प्रोटोप्लाज्म की बात करते हैं। प्रोटोप्लाज्म, पूरा जो लिविंग कंटेंट सेल का है उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो एक इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है
साइटोप्लाज्म और दूसरा होता है न्यूक्लियस। अब अगर हम बात करें, कभी कभी पूछा जाता है यहां पर क्वेश्चन, टर्म प्रोटोप्लाज्म, यहां पर लिख देते हैं टर्म। टर्म जो है प्रोटोप्लाज्म जो शब्द है उसको किसने दिया था, यहां पर कभी कभी पूछ लेता है, इसको दिया था पुरकिंजे ने, साइंटिस्ट का नाम है पुरकिंजे ने दिया था टर्म प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है उसके बारे में बात करते हैं। तो साइटोप्लाज्म पूरा ग्राउंड सबस्टेंसेस है, और उस साइटोप्लाज्म में क्या मौजूद होता है, इसमें मौजूद होते हैं न्यूक्लियस और साथ में सेल ऑर्गेनेल्स। क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल न्यूक्लियस वो जिसको हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, ब्रेन ऑफ। अब सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से होते हैं, उनके हम यहां पर आपको नाम बताते हैं, कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स इसमें होते हैं। तो मेनली जो मेन सेल वॉल ऑर्गेनेल्स है उसके बारे में बात करते हैं। एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन खुद होता है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, तो उसको कवर करके रखता है पूरे साइटोप्लाज्म को। दूसरा सेल वॉल प्लांट सेल में होता है, ये डेड पार्ट होता है, सेल वॉल लिविंग नहीं होता है, डेड होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। सेल वॉल क्या होता है, डेड, राइट। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स। अब प्लास्टिड्स में तीनों तरह के आ जाएंगे, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, सेंट्रोसोम्स या सेंट्रियोल्स भी बोलते हैं, सेंट्रियोल्स, राइबोसोम्स। ये मेन सेल ऑर्गेनेल्स है, इसके अलावा भी कुछ सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, उसके बारे में अभी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले अब हम बात किसकी करते हैं, अब हम बात करते हैं सेल वॉल की। तो हम किसकी बात करते हैं, सेल वॉल की चर्चा आपसे करते हैं। तो सेल वॉल जो है क्या है, सेल वॉल केवल प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, तो यहां पर लिखते हैं प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। केवल और केवल प्लांट सेल्स में ही सेल वॉल प्रेजेंट होता है। पहली बात, किससे बना होता है, मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज। अब देखो ये यहां पर एक चीज समझना है, प्लांट सेल्स ओनली इसलिए लिखा है क्योंकि ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है उसके कंपैरिजन में। इसके अलावा प्लांट सेल के अलावा ये किस में पाया जा सकता है, ये फंजाई में भी पाया जाता है, और किस में पाया जाता है, बैक्टीरिया में भी पाया जाता है, बैक्टीरिया में भी पाया जाता है। यहां पर ओनली हमने आपको बताया क्यों प्लांट सेल का नाम क्यों ओनली लिया, क्योंकि एनिमल सेल, अभी हमने दो चीजें बताया था आपको, एक तो प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। तो एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, इसका मतलब बाकी सेल्स में पाया जाता है एनिमल सेल को छोड़ करके। तो कौन कौन सा है, प्लांट सेल्स होगा, फंजाई और बैक्टीरिया। हालांकि जो सेल्स के बाकी फंजाई और बैक्टीरिया को जो सेल वॉल होती है उसका जो कंपोजिशन है जिससे सेल वॉल मिलकर बना है वो स्ट्रक्चर अलग होता है, इस बात को हमेशा आपको ध्यान में रखना है। तो प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से मिलकर बनता है। तो यहां पर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं किसका, प्लांट्स का। प्लांट्स का सेल वॉल सेलुलोज का से मिलकर के बना होता है। अगर यही हम बात करें किसकी सेल वॉल की, फंगल फंजाई के सेल वॉल, फंगल सेल वॉल। फंगल मतलब फंजाई के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं। किससे बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। अगर हम बात करें
किसकी? बैक्टीरियल सेल वॉल की, बैक्टीरियल सेल वॉल। तो ये किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकान। क्या होता है पेप्टिडोग्लाइकान? पेप्टिडोग्लाइकान होता है एक तो कार्बोहाइड्रेट और दूसरा एमिनो एसिड, यानी पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड, एमिनो एसिड से मिलकर पॉलीपेप्टाइड बनते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट और पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बनती है, तो इसका नाम क्या पड़ता है? पेप्टिडोग्लाइकान। ठीक है, तो ये सेल वॉल के बारे में हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। अब आते हैं, बात किसकी करते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबसे पहली बात आती है किसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहां पर पाता है? प्रेजेंट इन बोथ। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। कुछ लोग गलती क्या करते हैं पता है? उनको लगता है कि सेल वॉल प्लांट में पाई जाती है, और प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नहीं, प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है, सेल वॉल के साथ साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी पाई जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में ही सेल वॉल प्रेजेंट होती है। यहां पर इस बात को ध्यान में रखना है। तो प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। दूसरी बात क्या करें, किससे मिलकर बनी होती है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। किससे मिलकर बनी होती है? मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनती है। कभी कभी फॉस्फोलिपिड ना लिख करके सिर्फ लिपिड लिखेगा। एक्चुअली क्या है, लिपिड का फॉस्फोराइलेशन हो जाता है, फॉस्फेट जुड़ा होता है, तो उसको हम फॉस्फोलिपिड बोलते हैं, बट वो एक्चुअली है तो लिपिड ही ना। तो कभी कभी लिपिड या लिपोप्रोटीन लिख देगा, तब भी आपको सेम समझना है, उसमें कोई डाउट नहीं करना है, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ये क्या होता है? सेलेक्टिव परमिएबल होता है। सेलेक्टिव परमिएबल होता है। ठीक है, सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब होता है कुछ मॉलिक्यूल्स को अपने से होकर के गुजरने देता है और कुछ मॉलिक्यूल्स को रोक देता है। तो अगर हम यहां पर इसके लिए एक टर्म और यूज होता है, सेमी परमिएबल भी कहते हैं। सेमी परमिएबल, सेमी मतलब हाफ परमिएबल। कुछ चीजों के लिए अलाउ करता है, कुछ को रोक देता है, अलाउ नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अगर मान लीजिए चीनी और पानी का आप घोल बना लेंगे, और उस घोल को अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर के गुजारेंगे, तो उस घोल में से पानी गुजर जाएगा और चीनी जो है वो बाहर ही रुक जाएगा। तो इस तरह से कुछ मटेरियल को अलाउ करता है और कुछ को रोक लेता है, इसलिए इसको बोलते हैं सेलेक्टिव परमेबल या सेमी परमेबल। अब बात आती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर कैसा है वो स्ट्रक्चर। तो इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने बताया इसके स्ट्रक्चर को, और वो साइंटिस्ट थे सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है, और उस स्ट्रक्चर का जो मॉडल का नाम दिया गया था वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, तो मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन एक ही होता है, इसमें कोई डाउट नहीं रखना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज known as फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? गिवन बाय, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो है मॉडल सबसे पहले प्रस्तुत किया। ठीक है, अब हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, ध्यान से समझते हैं। देखो, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसमें उसका जो स्ट्रक्चर होता है, लिपिड की दो लेयर होती है। यहां पर देखिए, हमने दो बात बताई ना, एक तो फास्फोलिपिड। तो फास्फोलिपिड की क्या होती है, यहां पर हम बताते हैं आपको, फास्फोलिपिड की क्या होती है? बाई लेयर। बाई लेयर मतलब दो लेयर होती है।
दो लेयर होती है, बाई लेयर, ठीक है। प्रोटीन क्या होता है, इम्बेडेड होते हैं। उस बाई लेयर में प्रोटीन क्या होते हैं, इम्बेडेड होते हैं, उसमें धसे होते हैं। इम्बेडेड मतलब क्या होता है, धसे हुए होते हैं। इसकी फास्फोलिपिड की बाई लेयर होती है और प्रोटीन उसमें इम्बेडेड होता है। अब यहां पर आप डायग्राम में ध्यान से समझिए। अब अगर इस डायग्राम को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहां पर देख रहे हैं इस तरह का मॉलिक्यूल। यहां पर मैं बना के आपको दिखाता हूं अलग से। इस तरह का मॉलिक्यूल देखने को मिल रहा है, ऐसे ऐसे कई सारे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ से भी आपको ऐसे कई सारे दिख रहे हैं। तो ये जो एक्चुअली स्ट्रक्चर है वो किसका है, वो है फॉस्फोलिपिड का। लिपिड का स्ट्रक्चर है जिससे फॉस्फेट जुड़े हुए हैं, तो उसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है। तो जो उसमें लिपिड है, जो लिपिड की दो लेयर है, फॉस्फोलिपिड की जो दो लेयर है, उसका दो पार्ट हो गया। एक तो है हेड और दूसरा क्या है, टेल। टेल तो जो हेड होता है वो वाटर लविंग होता है, यानी वाटर को अट्रैक्ट करता है, यानी हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। तो हेड क्या होता है, वाटर, हाइड्रो मतलब वाटर हो गया, फिलिक मतलब लविंग, ठीक है। तो हाइड्रोफिलिक होता है। जबकि अगर हम बात करें टेल का, तो ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक यानी वाटर से दूर भागता है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, हाइड्रोफोबिक होता है टेल। तो इस तरह का पूरा स्ट्रक्चर आप यहां पर देखिए, पूरा एक लेयर ऊपर से बना हुआ है, किसकी बनी हुई है, इस तरह से लिपिड की लेयर नीचे भी बनी है। तो लिपिड की दो लेयर, यहां पर बाई लेयर लिखा हुआ। और आप देखिए प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स, ये बीच बीच में क्या बने हैं, ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या है, जुड़े हुए हैं, उसमें इंबेडेड है, धसे हैं। इसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। आपने कभी देखा है, मोज़ेक का मतलब होता है ग्रेन्युलर। जैसे मान लीजिए इसको बोलते हैं कि द प्रोटीन इज द आइसबर्ग इन द ऑन द सी ऑफ लिपिड, इन द सी ऑफ लिपिड। यानी जो लिपिड का अगर मान लीजिए एक समुद्र है, उस समुद्र में प्रोटीन आइसबर्ग के रूप में उसमें है, ठीक है। तो एक तरह से ये लिपिड का पूरा एक समुद्र है जिसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स उसमें धसे हुए हैं, उसमें तैर रहे हैं। उस तरह से ये मॉलिक्यूल होता है किसका, जो स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर फ्लूइड जैसा होता है। तो फ्लूइड बोल दिया, मोज़ेक क्योंकि प्रोटीन का मॉलिक्यूल्स जो है वो मोज़ेक के दाने, जैसे आपने फ्लोर पे देखा होगा ना, कभी पहले ज्यादा होता था, अब तो कम, कि छोटे छोटे कंकर्स जो है वो फ्लोर पे बिछा करके बाद में उसकी ग्राइंडिंग घिसाई होती थी, तो उसकी वजह से वो दानेदार होता था। अब तो टाइल्स, वैसे उस तरह के टाइल्स भी आते हैं मार्केट में, तो उसको बोलते हैं मोज़ेक, राइट। तो इसको बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। यहां पर ये भी याद रखना, इसका जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है और टेल जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग और हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग। अब यहां पर कुछ मॉलिक्यूल्स, जैसे कुछ मॉलिक्यूल्स को, कुछ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स को गुजरना होता है, कुछ और मॉलिक्यूल्स को गुजरना होता है, तो वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल से बीच में जो स्पेस टनल बनता है उससे होकर भी वो मतलब इस तरफ से उस तरफ, यानी सेल मेम्ब्रेन, बाहर से सेल की तरफ, साइटोप्लाज्म की तरफ, या साइटोप्लाज्म से सेल के बाहर की तरफ वो सराउंडिंग में जा सकते हैं। तो ये हमने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया। अब हम बात करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है, इससे होकर के मटेरियल्स जो है मूव करता है। उस आधार पे दो चीजें होती हैं, एक होता है ऑस्मोसिस और दूसरा क्या होता है, डिफ्यूजन। तो हम बात करते हैं किसके बारे में, ऑस्मोसिस के बारे में, और किसके बारे में, डिफ्यूजन के बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहली बात किसकी करते हैं, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट या वाटर, क्या है ये है मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। वाटर का मूवमेंट कहां से कहां तक बेटा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जो है वो पानी मूव करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। किसके द्वारा, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर के वाटर का मूव करना हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, इसी को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है,
एग्जाम्पल है जैसे स्वेलिंग ऑफ रेजिन्स, रेजिन्स इन वाटर। पानी में आप थोड़ी देर तक रेजिन्स रखेंगे, 1-2 घंटे तक रखेंगे आप पानी में रेजिन्स को। रेजिन्स मतलब वो क्या होते हैं? रेजिन्स का मतलब होता है किशमिश, जिसको आप खाते हो। उसको जब पानी में रखते हो थोड़ी देर के बाद क्या होता है? फूल जाता है। तो वो जो फूलना है वो क्यों है? क्योंकि बाहर वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है और उस जो है उसके अंदर वाटर कंसंट्रेशन क्या है? कम है। तो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू इट्स लो कंसंट्रेशन, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं ऑस्मोसिस। एग्जाम्पल भी हमने आपको दिया कि स्वेल कर जाना, फूल जाना किसका? रेजिन्स का, यानी किसमिस का फूल जाना किसमें? वाटर में रखने पर, इसको हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। दूसरा क्या है? डिफ्यूजन। देखो, ऑस्मोसिस भी एक तरह का डिफ्यूजन ही है। डिफ्यूजन क्या होता है उसको पहले समझ लेते हैं, फिर बताते हैं ऑस्मोसिस किस तरह से डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन क्या है? कोई भी पार्टिकल का हो सकता है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल from its high concentration to its low concentration। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू इट्स लो कंसंट्रेशन, यानी किसी पार्टिकल का जो मूव करना उसके हाई कंसंट्रेशन से उसके लो कंसंट्रेशन की तरफ, इसी को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डिफ्यूजन। अब देखिए इसके एग्जांपल देते हैं। जैसे आप रूम में आकर के एक कोने में, कमरे के उस कोने में आप रूम स्प्रे को छिड़क देते हैं, स्प्रे करते हैं, रूम स्प्रे को क्या करते हैं? स्प्रे करते हैं। और दूसरे कोने में बैठा व्यक्ति थोड़ी देर बाद में उसको जो स्मेल है उसकी वो आना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो स्प्रे में जो स्मेल के पार्टिकल्स हैं, जो उसमें खुशबू आ रही है, जो सुगंध आ रही है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो कोने में, कमरे के कोने में आपने जहां पर छिड़का वहां पर ज्यादा कंसंट्रेशन हुआ, और फिर हवा में कम है, नहीं है, तो वहां हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ अपने आप वो मूव किया। इसी को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा डिफ्यूजन जो है, अब आप सोचो, वैसे ही वाटर जहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां से कम कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर के मूव कर रहा है। तो यानी ऑस्मोसिस जो है वो भी एक तरह का डिफ्यूजन है, बट किसका है? वाटर का डिफ्यूजन है। और किससे है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से है। क्योंकि क्योंकि आप क्या डिफ्यूजन में बताया? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल, और चाहे वाटर ही क्यों ना हो, तो वाटर का मूवमेंट भी यहां हो रहा है। तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू इट्स लो कंसंट्रेशन, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हमने आपको बताया कि इसको डिफ्यूजन कहते हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन को समझिए ध्यान से, मैं एक छोटा सा समझाने की कोशिश करता हूं क्योंकि इसकी जरूरत आगे भी है। देखिए कंसंट्रेशन समझने के लिए सबसे छोटा सा तरीका क्या है? जैसे मान लीजिए एक ग्लास है, उस ग्लास में आपने मान लीजिए 100 ml आपने वाटर डाला, और उस 100 ml वाटर में आपने मान लीजिए डाला 50 ग्राम चीनी। ठीक है। तो हम एग्जांपल देते हैं आपको। सपोज करिए आपने क्या किया? 100 ml वाटर लिया, 100 ml वाटर एक ग्लास में, और उसमें आपने क्या किया? 50 ग्राम आपने शुगर डाल दिया और उसको डिसॉल्व करने की कोशिश किया, जितना भी डिसॉल्व हुआ वो डिसॉल्व हो गया। ठीक है। और दूसरा ग्लास लिया, उसमें क्या है? आपने क्या किया? 10 मान लीजिए आपने 20 ml वाटर लिया और उसमें आपने क्या डाल दिया? 5 ग्राम शुगर ले लिया, 5 ग्राम शुगर। ठीक है। अब इसमें अगर हम पूछे सोल्यूट कंसंट्रेशन, देखो ये सॉल्यूशन बनाएगा, क्योंकि पानी और चीनी मिलाओगे तो क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। तो सॉल्यूशन में ये आपको पता है, जो डिसॉल्व जिसमें होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। और जो डिसॉल्व हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। ये क्या है? सॉल्यूट है। अब यहां पर आपको समझना है, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। तो अगर हम बोलेंगे, आपसे पूछे
तो इसका देखिए रेशियो सोल्यूट अगर हम निकाले सोल्यूट कंसंट्रेशन, जैसे मान लीजिए सोल्यूट का 5 ग्राम सोल्यूट पर 20 ml पानी में है, ठीक है? और ये कितना है 50 ग्राम सोल्यूट है और कितना है 100 ml वाटर। अब आपसे पूछा जाए कि जो सोल्यूट का कंसंट्रेशन यानी चीनी का कंसंट्रेशन किसमें ज्यादा है, तो कैसे निकालोगे, रेशियो निकालो दोनों का। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 और ये कितना हो जाएगा 1/2। यानी यहां पर देखिए इसका रेशियो जो 2 ml यहां पर हो जाएगा क्या 2 ml वाटर पर 1 ग्राम शुगर है, 1 ग्राम शुगर है। और यहां पर क्या होगा 4 ml वाटर पर 1 ग्राम शुगर, यानी दोनों इक्वल हो गया। 1 ग्राम पे कितना है, अब देखिए इसमें अगर देखा जाएगा तो शुगर कंसंट्रेशन किसमें ज्यादा है 2 में 1 और यहां पर 4 में 1, तो शुगर इसकी तुलना में ज्यादा मीठा होगा सॉल्यूशन, तो इसमें शुगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, यानी सॉल्यूट कंसंट्रेशन इसमें ज्यादा होगा। इसमें क्या है सॉल्यूट कंसंट्रेशन इसमें 4 ml में पानी में है तो कम होगा। अगर हम सॉल्वेंट का पूछें तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये देखिए 2 ml है ना, 1 ग्राम में 2 ml है और यहां 1 ग्राम में 4 ml है, तो सॉल्वेंट इसमें कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट कंसंट्रेशन इसमें ज्यादा, यानी वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा इसमें है और इसमें वाटर कंसंट्रेशन क्या है कम है। इस बात को हमने आपको क्यों बताया, क्योंकि आपको आगे चल करके कुछ चीजें जाननी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कंसंट्रेशन वर्ड को समझना है। कंसंट्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि ज्यादा और कम क्या है, एक रेशियो देखा जाता है कि किसी सब्सटेंस का रेशियो दूसरे सब्सटेंस की तुलना में ज्यादा है या कम है, तो रेशियो अगर निकाल कर देखोगे तब आपको कंसंट्रेशन का मतलब समझ में आएगा। तो उसी को समझाने के लिए हमने छोटा सा एग्जांपल देकर के आपको समझाने की कोशिश यहां पर किया है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा तो जरूर आपको समझ में आ जाएगा। आज इतना ही, फिर हम आगे आपको इसका सेकंड पार्ट लेकर के आएंगे। सेकंड पार्ट में हम सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में भी दोबारा से आपको चर्चा करेंगे, चीजें आपको फिर से सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बताएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें और इसी तरह से आगे जो है हम नई नई चीजें आपको बताएंगे, इसी तरह से हम चैप्टर्स को आगे लेकर चलेंगे, चीजों को आपको समझाएंगे, चीजों को आपको बताएंगे। यानी इसके बाद आपका पक्का रहेगा, आपका हर एक क्वेश्चन होगा क्लियर, यानी जितने भी क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन बायो के आएंगे, एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं करेंगे। कम क्वेश्चन आने से कोई मतलब नहीं है बेटा, एक एक क्वेश्चन मायने रखता है, एक एक क्वेश्चन मायने रखता है। यानी आपको जो 50 से 60 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं, जो नंबर्स मार्क्स जो आपको मिलते हैं एनडीए में, वो बायो से मिलते हैं, वो आपको यहां पर मिलेंगे। तो हमारे साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें।